साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग इसका जो टेस्ट नंबर 3 है, उसके जो शुरुआत के 25 क्वेश्चन है उसको पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो इस टेस्ट नंबर 3 में जो है आपका ज्योग्राफी को और करंट अफेयर्स में जून 2020 के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिए गए हैं। पहला है सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा, चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के निकटतम होती है। तीसरा है ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। तो हमें बताना है कि उपयुक्त जो तीनों परिस्थितियां हैं निम्नलिखित में से किस ज्वार भाटा को परिभाषित करती हैं। अपभू बृहद ज्वार भाटा, उपसौर बृहद ज्वार भाटा, उपभू बृहद ज्वार भाटा या अपसौर बृहद ज्वार भाटा को। तो इसमें देखें, आपका जो ऑप्शन नंबर सी है उपभू बृहद ज्वार भाटा, ठीक है। उपभू या अपसौर, ये या उपसौर क्या होता है? तो देखिए, उपसौर और अपसौर समझ लें। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है आपकी, ये आपका सूर्य, इसको मान लीजिए, ठीक है, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ पृथ्वी जो है ये चक्कर लगा रही है। तो सूर्य, एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य जो है पृथ्वी के काफ़ी निकट होता है। तो जो निकटतम दूरी होती है उसे उपसौर कहते हैं, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, जब एक टाइम पे सूर्य जो है पृथ्वी से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा के लिए होता है। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी चारों चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी है और ये पथ है, परिक्रमा पथ। ये मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, तो एक समय इससे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, और एक समय मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। तो जो मिनिमम पे होता है उसे क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। और इसे इंग्लिश में पेरिगी, PERIGEE, पेरिगी, या जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है उसे अपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। एपोगी कहते हैं, APOGEE कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है उपभू बृहद ज्वार भाटा, मतलब जब आपका चंद्रमा जो है सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होगा। तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं विस्तार से। तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण दिन में 1 या 2 बार समुद्र तल के जो नियतकालिक, मतलब पीरियोडिकली उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो जो ज्वार भाटा आपका आता है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का। थोड़ा सा रोल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का भी होता है। दूसरा इसका जो कारण होता है ज्वार भाटे का, वो है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल जो गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल दोनों सम्मिलित रूप से पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटे को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। बृहद ज्वार, अब थोड़ा सा बृहद ज्वार जो होता है उसे समझ लें। तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मतलब यदि इनका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगेगा तो ज्वार की ऊंचाई ज़्यादा होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जब तीनों ही एक सीधी में, ये सूर्य है, चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ पे बीच में अर्थ मान लीजिए, एक तरफ आपका मून हो गया और दूसरी तरफ आपका सन हो गया, तो ये तीनों सीध में हो गए ना। तो इस समय जो है ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको बृहद ज्वार कहा जाता है। बृहद ज्वार माह में 2 बार अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान घटित होते हैं, तथा माह में या महीने में 1 बार जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे निकटतम होती है, मतलब जब उपभू की स्थिति होती है, तब असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार जो होते हैं घटित होते हैं। इस दौरान ज्वारीय क्रम जो टाइडल रेंज होती है सामान्य से अधिक होता है, तथा 2 सप्ताह के पश्चात जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी अर्थात अपभू स्थिति पर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है और ज्वार भाटे के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। तथा इसके अलावा यदि चंद्रमा की उपभू स्थिति, मतलब जो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, अमावस्या या पूर्णिमा जब बृहद ज्वार घटित होते हैं के दौरान होती है, तब उसे उपभू बृहद ज्वार भाटा या बृहद ज्वार भाटा का ज्वारीय क्रम
जो है इससे अत्यधिक होता है। तो इसीलिए जो आपका उत्तर है ये है आपका क्या, उपभू बृहद ज्वार भाटा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की तीव्रता से अपघटन के लिए अनुकूल स्थिति या स्थितियां हैं या हैं। तो यहाँ पे 3 स्थितियां दी गई हैं। पहला है ऑक्सीजन की कमी, दूसरा है नाइट्रोजन पदार्थों से समृद्ध अपरद, तीसरा है कम या ठंडा तापमान। तो कौन सी चीज़ें जो आपकी चीज़ें अपघटित होती हैं, कार्बनिक पदार्थ डिकम्पोज होती हैं, तो किन परिस्थितियों की वजह से वो ज़्यादा डिकम्पोज, मतलब उनको डिकम्पोज होने के लिए कौन सी फेवरेबल कंडीशन है। तो इसमें देखें आप, तो यदि टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम होने पर कोई चीज़ डिकम्पोज धीरे होती है, ठीक है। इसीलिए आप फ्रिज में सब्जियों को रखते हैं जिससे कि वो डिकम्पोज मतलब ख़राब धीरे हों। तो इसलिए तीसरा वाला तो हो नहीं सकता है, तो तीसरा वाला आप काट दीजिए, आपके पास बचे ए और बी ऑप्शन। अब ए और बी में से कोई एक होगा। तो देखिए, यदि ऑक्सीजन की कमी होगी, तब भी आपका डिकम्पोजिशन जो है, जो अपघटन है वो धीरे होगा, प्रभावित होगा। तो आपका पहला वाला भी नहीं होगा, तो बचा क्या, 2 नाइट्रोजन पदार्थों से समृद्ध अपरद। तो ये फेवरेबल कंडीशन है, तो आपका केवल 2 वाला सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को विभिन्न जो कारक प्रभावित करते हैं उनको एक करके देख लेते हैं। तो इसमें एक कारक होता है आपका आर्द्रता जो है, ठीक है, ये मृदा में विद्यमान आर्द्रता के मध्यवर्ती स्तर पर अधिकतम अपघटन होता है। मतलब जब आर्द्रता जो है आपकी ना बहुत ज़्यादा है और ना बहुत कम है, मीडियम रेंज में है, तो वो अपघटन के लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होता है। उच्च आर्द्रता वाली मृदा में यदि आर्द्रता ज़्यादा है, ठीक है, तो उच्च आर्द्रता वाली मृदा में गैस का विनिमय सीमित होगा, जो कि निम्न ऑक्सीजन सांद्रता और संभावित रूप से अनाक्सी मतलब यह ऑक्सीजन रहित परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त यदि मृदा में निम्न आर्द्रता होगी, आर्द्रता की मात्रा कम होगी, तो उसके कारण जल की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो है सूक्ष्म जीवों की उपापचय क्रिया को सीमित कर देती है, उनकी क्रिया प्रभावित होती है। इसलिए उच्च और निम्न आर्द्रता जो होती हैं, दोनों परिस्थितियां अपघटन प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो गई या बहुत कम हो गई, दोनों ही प्रभावित करेंगे, मीडियम रेंज में होना चाहिए। ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की यदि बात करें, या अपघटन की प्रक्रिया को तीव्र करती है। यदि ऑक्सीजन होगा तो अपघटन की प्रक्रिया तीव्र होगी, क्योंकि प्रमुख जीव जो होते हैं वो श्वसन और प्रजनन के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर रहते हैं, और वे अवकाशीयता अर्थात हाइपॉक्सिक मतलब जो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसी परिस्थितियों में अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकते। जब ऐसे जीव होंगे ही नहीं, तो आपका अपघटन क्या होगा, प्रभावित होगा। ये जीव जितने ज़्यादा संख्या में उतना ही ज़्यादा तेज आपका अपघटन होगा। इस प्रकार से ऑक्सीजन यदि कम होगा तो अपघटन धीरे होगा। तीसरी चीज स्ट्रक्चर, संरचना। यदि अपरद नाइट्रोजन और जल में विलेय पदार्थों जैसे कि शर्करा से समृद्ध हैं, तो अपघटन की दर तीव्र हो जाएगी। और यदि अपरद जो है लिग्निन और काइटिन से समृद्ध है, तो अपघटन की दर क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो मतलब ये जो है आपका दूसरा वाला कंडीशन ये बढ़ा देगा। तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं, चौथी तापमान के बारे में। तो यदि टेम्परेचर कम होगा, निम्न तापमान जो है अपघटन की दर को बाधित करता है, जिससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों का जमाव होने लगता है, तथा गर्म तापमान सूक्ष्म जीवों को सक्रिय और तीव्रतर बनाता है, जिससे अपघटन की दर तीव्र हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो अपघटन तेजी से होगा। अगला है और भी कुछ प्रभावित करती है, जैसे कि लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधि पर मृदा का जो पीएच मान होता है, ठीक है, कि वो ज़्यादा यदि अम्लीय हो गया, क्षारीय हो गया, तो ये भी जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, इनकी वृद्धि को प्रभावित कर सकता है। जीवाणु जैसे राइजोबिया जो कि मृदा के कार्बनिक तत्वों को विघटित करता है, यह अत्यधिक अम्लीय मृदा, यदि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। तो अत्यधिक अम्लीय मृदा में अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब ये सही से कार्य नहीं कर पाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतमाला परियोजना के घटक हैं। इसमें 4 घटक दिए गए। पहला है आर्थिक गलियारों का विकास, दूसरा सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कों का विकास, तीसरा है बंदरगाह संपर्क सड़कों का विकास, चौथा है एक्सप्रेस वे का विकास। तो देखें, ये चारों के चारों ही भारतमाला परियोजना के घटक हैं। तो इस प्रकार से आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो इसकी बात हम लोग कर क्यों रहे हैं, यह चर्चा में क्यों है, क्योंकि यह योजना तो पुरानी है। अभी हाल ही में रेटिंग एजेंसी आइक्रा
ICRA, आइक्रा या इसका पूरा नाम है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अनुसार महत्वाकांक्षी जो भारतमाला परियोजना रही है, इसका प्रथम चरण जिसे वर्ष 2021-20 में 22 में पूरा हो जाना था, अब यह जो है आपका 2025-26 में जाकर के पूरा होगा, पूरा होने की संभावना है। भारतमाला परियोजना राजमार्ग क्षेत्र जो नेशनल हाईवे हैं, इनके लिए एक व्यापक योजना है, जिनके प्रथम चरण को वर्ष 2017 से लेकर के 2017 से 2022 तक पूर्ण किया जाना था। पहले चरण में लगभग 24,800 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है तथा इसके अतिरिक्त चरण 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत 10,000 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य किया जाना अभी शेष है। वर्ष 1998 में आरंभ की गई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, NHDP सहित सभी विद्यमान राजमार्ग परियोजनाओं को भारतमाला परियोजना में सम्मिलित किया गया है। और इस भारतमाला परियोजना के 6 घटक हैं। कौन कौन से? आर्थिक गलियारों का विकास, अंतर गलियारे और फीडर सड़कें, राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार, सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें और एक्सप्रेसवे। ये 6 इसके प्रमुख घटक हैं, जिसमें से 4 आपको यहाँ पे दिए ही गए हैं। अब थोड़ा सा इकरा के बारे में बात कर लेते हैं, जो रेटिंग एजेंसी है ICRA, इसके बारे में। तो इकरा लिमिटेड, जिसे पहले इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, कि स्थापना वर्ष 1991 में एक स्वतंत्र और व्यावसायिक निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में अग्रणी वित्तीय या निवेश संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस आइक्रा का एक बृहत्तम मतलब एक बड़ा शेयर धारक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 कथन दिए गए। पहला, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के साथ साथ गहराई में भी हो सकता है। दूसरा, ये जीवाश्म रहित होते हैं। तीसरा, क्वार्टाइज और ग्रेनाइट अग्नेय चट्टानें हैं। तो आप देखें, है बताना है इनमें से सही कोड क्या है, सही उत्तर क्या है, कौन कौन से सही है। तो पहला वाला कथन सही है, दूसरा भी सही है, क्योंकि ये जीवाश्म रहित होते हैं। जीवाश्म किसमें मिलते हैं? जो अवसादी शैलें होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैलें हो गई, आग्नेय शैलें, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित शैलें, 3 प्रकार की हैं शैलें या चट्टानें कह लें। तो जो आपकी आग्नेय शैलें होती हैं, चट्टानें, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है। जबकि जो अवसादी चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तथा तीसरा वाला जो है ये गलत है, क्योंकि ग्रेनाइट तो अग्नेय चट्टान है, परंतु क्वार्टाइट जो है ये आपका कायांतरित चट्टानें हैं। तो इसमें पहला और दूसरा आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाता है। तो इतनी चीज़ें यहाँ याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि जो अग्नि चट्टानें होती हैं बनती कैसे हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के मैग्मा और लावा से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। अग्नेय चट्टान ये अग्रे लैटिन भाषा के, ये जो अग्नेय है ये लैटिन भाषा के इग्रिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। इसका निर्माण मैग्मा के शीतल होने से, जो मैग्मा होता है वो जब ठंडा होता है, तो ठंडा होकर जब वो सॉलिडिफाई होता है, घनीभूत होता है, तो उसके बाद अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। जब मैग्मा जो है धरती से ऊर्ध्वगामी गति से मतलब ऊपर की तरफ निकलता है और शीतल होकर के ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। शीतलन और घनीभूत होने की प्रक्रिया पृथ्वी की परपटी अर्थात क्रस्ट के अंदर जो प्लूटोनिक या पाताली चट्टानें होती हैं, या पृथ्वी की सतह पर मतलब ज्वालामुखी चट्टानें, ये दोनों ही हो सकती हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर भी ये बन सकती हैं और ऊपर भी बन सकती हैं। इसलिए आपका जो पहला वाला कथन सही होगा। तथा अग्नेय चट्टानों में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि जब मूल चट्टान पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित होगी, ठीक है, तब उसमें विद्वान जब वो चूंकि मैग्मा बन जाएगा, एकदम आपका लिक्विफाइड हो जाएगा, तो उसमें जो भी चीज़ जीवाश्म होगा वो पिघल जाएगा। तो इसलिए इसमें कोई आपको जीवाश्म नहीं मिलेगा। अगली चीज़, अग्नेय चट्टानों को संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इनका संगठन इसके कणों के आकार एवं व्यवस्था तथा पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। रवेदार अग्नि चट्टान होते हैं और बिना रवेदार होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। इनका यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक शीतल होते हैं, ठीक है, तो खनिज के कण पर्याप्त बृहद हो सकते हैं, मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। इसके अलावा सतह पर आकस्मिक मतलब सतह पर जब
अचानक से उसमें ठंडा होता है तो इसके परिणामस्वरूप लघु एवं चिकने कणों का निर्माण होता है। तो मतलब वो क्रिस्टलाइन नहीं हो पाता है। शीतलन की मध्यम दशाएं होने पर अग्नेय चट्टानों के निर्माण करने वाले कणों का आकार भी मध्यम हो सकता है। यदि अग्नेय चट्टानों के उदाहरणों की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट है, ग्रैम्बो है, पेग्मेटाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी, ब्रेशिया है और टफ जो है, ये अग्नेय चट्टानों कुछ उदाहरण हैं। जबकि जो कायांतरित चट्टानें होती हैं, ये क्या होती हैं? तो जो अवसादी चट्टानें या जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, ये जब एक प्रकार से क्या कहते हैं, इनका अवक्षेपण होता है या इरोजन होता है, उसके बाद जब ये दोबारा से चट्टानों के रूप में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है, तो वही कायांतरित चट्टानें बनती हैं। इसके रूप में इसके जो एग्जाम्पल है उसमें आपके पट्टिताश्रमी, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, क्वार्टजाइट। जो यहाँ पे क्वार्टजाइट था, ये आपका कायांतरित या रूपांतरित चट्टान था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो अगला क्वेश्चन है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, PLFS, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। 2 कथन दिए गए। पहला, इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत दोनों के लिए श्रम और रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों है। तो इसकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO जो है, इसने जुलाई 2018 से जून 2019 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात NSSO, ये जो है NSO का ही अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का ही हिस्सा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा 2017 में आरंभ किया गया यह PLFS भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है। PLFS को शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बाजार संबंधी सांख्यिकी संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापने के साथ साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतकों के वार्षिक अनुमान का सृजन करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया था, जिनका उपयोग नीति निर्माण हेतु किया जा सकता है। इसका गठन अमिताभ कुंडू समिति, कौन सी समिति? अमिताभ कुंडू समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि शहरी क्षेत्रों में तो तिमाही परिवर्तनों को मापता है, जबकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए एक वार्षिक अनुमान भी ये जारी करता है। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति CWS मतलब क्या हो गया? करंट वीकली स्टेटस। ठीक है, इसमें केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों, मतलब जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान किया जाता है। इसका उद्देश्य है। दूसरा, प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति और CWS अर्थात वर्तमान साप्ताहिक स्थिति या करंट वीकली स्टेटस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान करना। तो 2 चीजें हैं। शहरी क्षेत्रों में ये तिमाही 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर करता है, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो ये इतनी चीजें थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 है कि यहाँ पर एक आपको पैराग्राफ दिया गया है। ये क्षेत्र शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्ष पर्यंत पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहते हैं और ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों के क्षेत्र भी हैं। ग्रीष्मकाल कभी भी बहुत उष्ण नहीं होता है। इस जलवायु प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों में ओक, एल्म, एस, बर्च, बीच, चिनार और हार्न बीम जैसी पर्णपाती वृक्ष सम्मिलित हैं। तो हमें बताना है कि जो उपर्युक्त परिच्छेद था, इसमें निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किसका वर्णन किया गया है? तो 4 हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु, ब्रिटिश तुल्य जलवायु, स्टेपी जलवायु या नटाल तुल्य जलवायु। तो यहाँ पे देखें, ये पूरी जो चर्चा है वो ब्रिटिश तुल्य जलवायु के बारे में किया गया है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। तो शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु, जिसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। यहाँ पे जो ये शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु है, इसी को ब्रिटिश तुल्य जलवायु भी कहते हैं। ठीक है, शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत क्षेत्र वर्ष पर्यंत मतलब वर्ष भर पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहता है। पछुआ पवनें मतलब एक व्यापारिक पवनें होती हैं जो पूर्वा पवनें होती हैं, पछुआ पवनें जो पश्चिम की तरफ से बहती हैं। तो पछुआ पवनों के स्थायी प्रभाव में रहता है। ये अत्यधिक चक्रवाती गतिविधियों का क्षेत्र भी है, जो ब्रिटेन की एक लाक्षणिक विशेषता है और इसीलिए इसे ब्रिटिश तुल्य जलवायु के नाम से जाना जाता है। अभी इसका प्रसार देखिए कहाँ कहाँ पे। तो इसके प्रसार क्षेत्र में ब्रिटेन है, उत्तर पश्चिमी यूरोप की निम्न भूमियाँ है, उत्तरी और पश्चिमी फ्रांस है, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पश्चिमी नॉर्वे और उत्तर पश्चिमी आइबेरिया
इसके प्रसार क्षेत्र में आते हैं, मतलब यहाँ पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में यदि देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिणी चिली, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के अधिकांश हिस्सों में यह विस्तारित है। अब यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कैसा होता है, तो यहाँ का औसत वार्षिक तापमान सामान्यतः 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। तथा तापमान का वार्षिक परास जो होता है, जो रेंज होती है, वो सीमित होती है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। ग्रीष्मकाल यहाँ पे कभी भी बहुत ज़्यादा उष्ण अर्थात बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अब थोड़ा सा वर्षा की स्थिति की बात करें तो ब्रिटिश तुल जलवायु में महत्वपूर्ण चीज़ याद रखिएगा कि इसमें वर्ष भर पर्याप्त वर्षा होती है। तो याद रखिएगा ब्रिटिश तुल जलवायु में साल भर वर्षा होती है और यह मंद शीत ऋतु या शरद ऋतु में यहाँ पर थोड़ा सा अधिक बरसात होती है, ठीक है, चक्रवाती स्रोतों के कारण। पश्चिम की ओर से वर्षा वाली पवनें आती हैं, पश्चिम की ओर से जिधर से पछुआ हवाएं चलती हैं, तो पश्चिम की ओर से वर्षा वाली पवनें आती हैं जिनसे पश्चिमी सीमांत में अत्यधिक वर्षा होती है। समुद्र से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, पूर्व की ओर जैसे जैसे जाएंगे, वर्षा की मात्रा क्या होती है, वो घटती जाती है। अब यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, उसके बारे में बात कर लें तो इस जलवायु प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति जो होती हैं वो पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। शीत ऋतु में हिमपात और पाले से स्वयं की रक्षा के लिए क्या करते हैं, ये पेड़ जो होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं। और यहाँ पाई जाने वाली वृक्षों की सामान्य प्रजातियों में ओक, जिसे बलूत कहते हैं, एल्म, एस, बर्च अथवा सनोवर, बीच, चिनार और हार्नबीम सम्मिलित हैं। विषुवत रेखी वनों के विपरीत पर्णपाती वृक्षों के समूह में एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे आप जो विषुवत रेखा में देखेंगे वहाँ जो जंगल होते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे जो पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं आप पूरा देखेंगे एक जो समूह होता है उसमें एक ही प्रकार के वृक्ष होते हैं, और जिससे इनका वाणिज्यिक दृष्टिकोण से इनका महत्व जो होता है बढ़ जाता है। और ये जो पेड़ होते हैं लंबरिंग अर्थात काष्ठ कर्म के लिए अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। और इसके अलावा इनकी लकड़ियाँ कठोर होती हैं। पर्णपाती कठोर लकड़ियाँ जो होती हैं वो ईंधन और औद्योगिक उद्देश्यों हेतु काफ़ी उत्कृष्ट मानी जाती हैं। अर्थव्यवस्था देखें यहाँ कैसी होती है, तो यह क्षेत्र अपनी अभूतपूर्व औद्योगिक उन्नति के परिप्रेक्ष्य में कई अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। अन्य जो इसके अलावा जो 3 है, भूमध्य सागरीय जलवायु, ब्रिटिश स्टेपी जलवायु और नटाल तुल जलवायु, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले विषुवत रेखीय या भूमध्य सागरीय जलवायु की बात करें तो यह एक उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु है। क्या है, इसके बारे में याद रखिएगा, यह क्या है, यह उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत जलवायु है। यहाँ वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा जो है सॉरी यहाँ वर्षा शीत ऋतु में ठंडी के सीजन में वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु जो होता है वो शुष्क और उष्ण होती है। स्टेपी प्रकार की जलवायु की बात करें तो यहाँ वर्षा की अल्प मात्रा वाली शीतोष्ण महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है, और इसकी प्राकृतिक वनस्पति घास होती है, मतलब यहाँ घास की प्रधानता होती है, इसलिए यहाँ गेहूं की खेती की जाती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है। नटाल प्रकार की बात करें, नटाल तुल जलवायु की, तो यह दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण शीतोष्ण पूर्वी सीमांत अर्थात ये गैर मानसूनी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन मानसून विच्छेद परिघटना का सही वर्णन करता है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए। पहला है किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी वाली स्थिति जब औसत वार्षिक वर्षा सामान्य वर्षा के 75% से कम हो। यहाँ आप चारों ऑप्शन ABCD पढ़ लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सही कौन सा है। तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून अवधि के दौरान जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा ना हो तो उसे क्या कहते हैं, मानसून विच्छेद कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में जब कुछ दिनों तक वर्षा होने के पश्चात एक या एक से अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो इसे मानसून विच्छेद कहते हैं, और ये विभिन्न क्षेत्रों में पृथक पृथक कारणों से ये ऐसा होता है। उत्तर भारत में विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद मानसून द्रोणी या इस क्षेत्र पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ जो होता है, ITCZ, इसमें उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने के कारण होता है। दूसरा, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। अब जो अन्य कथन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो सी वाला कथन है कि अरब सागर और बंगाल खाड़ी की शाखा में मानसूनी पवनों का द्विभाजन होता है, इसके बारे में तो कि जब व्यापारिक पवनें स्थल पर पहुंचती हैं तो उच्चावच और उत्तर पश्चिमी भारत पर स्थित तापीय निम्न दाब इनकी दक्षिण पश्चिम दिशा को संशोधित कर देता है, ठीक है। और भूखंड पे जमीन पर मानसून जो है 2 शाखाओं में अर्थात अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा के रूप में पहुंचता है। अब थोड़ा सा जो डी वाला ऑप्शन है इसके बारे में बात करें
तो एक शब्द होता है मानसून का प्रस्फोट। तो मानसून का प्रस्फोट क्या होता है? तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। पहली वर्षा के परिणाम स्वरूप तापमान में अत्यधिक गिरावट आ जाती है तथा प्रचंड गर्जन और बिजली की चमक के साथ इन आर्द्रता से भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून के विराम या प्रस्फोट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे जो चौथा कथन दिया गया डी में, ये क्या है? ये आपका मानसून का प्रस्फोट के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमाणों में से कौन से अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 कथन दिए गए हैं। दक्षिणी अमेरिकी और अफ्रीकी समुद्र तट में साम्यता। दूसरा है उद्गम चट्टानों की अनुपस्थिति के बावजूद घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर निक्षेप की उपस्थिति। तीसरा है महासागरों के दोनों किनारों पर समान जीवाश्मों का वितरण। तो इसमें बताना है कौन से सही हैं। तो आप इसमें देखें, तीनों के तीनों ही जो हैं वो अल्फ्रेड वेगनर के प्रस्तावित महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से तीनों सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के आमने सामने की तटरेखा, यदि आप इसको मैप में देखिएगा एक बार, तो आमने सामने की तटरेखाएं अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य प्रदर्शित करती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 1964 में बुलर्ड नामक एक व्यक्ति के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र प्रस्तुत किया गया था। तटों का यह साम्य बिल्कुल सही सिद्ध हुआ। साम्य स्थापित करने का यह प्रयास वर्तमान तटरेखा के बजाय 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ किया गया था। आधुनिक समय में विकसित की गई रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण या रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधियों से विशाल महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों की चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। 2000 मिलियन वर्ष अर्थात 200 करोड़ की वर्ष पहले की प्राचीन चट्टानों के समूह की पट्टी अर्थात जो बेल्ट है, जो कि ब्राजील के तट और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, वह परस्पर सुमिलित है, जो कि दोनों काफ़ी दूर दूर हैं। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के समुद्र तट के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक युग के हैं तथा इनसे यह पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर वहां विद्यमान नहीं था। तथा तीसरा जो ये घाना तट वाला है, तो घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जो है, उन प्लेसर निक्षेपों की उपस्थिति और उद्गम चट्टानों की पूर्ण अनुपस्थिति, मतलब ऐसे उद्गम चट्टान जहाँ से सोने निकलते हैं, उनकी अनुपस्थिति एक आश्चर्यजनक तथ्य है। सोना युक्त सिराएं जो गोल्ड बियरिंग वीन्स हैं, ये ब्राज़ील में पाई जाती हैं और यह स्पष्ट है कि घाना में मिलने वाले सोने के निक्षेप ब्राज़ील के पठार से उस समय निकले होंगे जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, यदि समुद्री अवरोधों के दोनों विपरीत किनारों पर जल व स्थल में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की समान प्रजातियां पाई जाएं तो उनके वितरण की व्याख्या में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रक्षेपण से कि इसको उदाहरण देखें, लैमूर जो होता है, लैमूर नामक जीव, यह भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका में मिलते हैं। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने इन तीनों भूभागों को जोड़कर एक सतत भूभाग लेमूरिया की विद्यमानता को स्वीकार किया। मतलब ये पहले प्राचीन समय में एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे। मेसोसारस नाम के छोटे रेंगने वाले जीव केवल उथले लवणीय जल में ही मिलते हैं, मतलब समुद्र किनारे में ही रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ये बीच में नहीं मिलते हैं। इनकी अस्थियां केवल 2 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी केप प्रांत में और ब्राज़ील में इरावर सैल समूह में। और वर्तमान में ये दोनों ही क्षेत्र देखें, दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र और ब्राज़ील वाला, परस्पर एक दूसरे से 4800 किलोमीटर की दूर अवस्थित है और बीच में इनके मध्य में एक महासागर भी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महासागरीय गर्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। ये वे अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ अवस्थित होते हैं। अपसारी मतलब आपके डाइवर्जेंट जो प्लेट होती हैं। तथा दूसरा है वह सक्रिय ज्वालामुखियों और प्रबल भूकंपों से संबद्ध होते हैं। तीसरा है टोंगा गर्त और मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित है। तो यहाँ हमें महासागरीय गर्तों के बारे में बात करनी है, तो बताना उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो इसमें आप देखें, जो पहला वाला कथन है, ये अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ अवस्थित नहीं होते। जो महासागरीय गर्त हैं ये आपके अपसारी नहीं अभिसारी प्लेट सीमाओं के साथ अवस्थित होते हैं। तो पहला वाला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 9 का सी जो है वो सही हो गया। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। महासागरीय गर्त जो है समुद्र तल पर लंबी संकीर्ण खाइयां होती हैं और ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं और ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारे वाले होते हैं। इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, खड़े किनारे वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। ये आसपास के समुद्र तल से 3 से
3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। महासागरीय गर्त जो हैं ये विवर्तनिकी जो टेक्टोनिक्स गतिविधि है इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी के स्थल मंडल के संचलन का वर्णन करती हैं। विशेषतः महासागरीय गर्त जो है ये अभिसारी अर्थात कन्वर्जेंट जो प्लेट होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट सीमाओं की विशेषता होती हैं, जहाँ दो या अधिक, जहाँ पे जो यहाँ पे महासागरीय गर्त होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि दो या अधिक विवर्तनिकी प्लेटें परस्पर मिलती हैं। मतलब ये कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक दूसरे की तरफ आती हैं, तो यहाँ पे ये मिलती हैं जा करके, ठीक है, जहाँ पे आपका महासागरीय गर्त होता है। तथा कई अभिसरण प्लेट सीमाओं पर अधिक घनत्व वाला स्थलमंडल पिघल जाता है या कम घनत्व वाले स्थलमंडल के नीचे क्षेपित हो जाता है, तो ये आकर के यहाँ मिलते हुए ये अंदर चली जाती हैं, ठीक है, जिससे गर्त का निर्माण होता है और महासागरीय गर्त ही बनता है। ये महाद्वीपीय, इसके अलावा ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास अवस्थित होते हैं और सक्रिय ज्वालामुखियों एवं प्रबल भूकंपों वाले क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक लगभग 57 गर्तों की खोज की जा चुकी है। इनमें से 32 जो है ये प्रशांत महासागर में, 19 जो है अटलांटिक महासागर में और 6 जो है हिंद महासागर में पाए गए हैं। सबसे गहरा जो ज्ञात गर्त है, जो ट्रेंच है आपका, वो प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप के पास मरियाना गर्त है, मरियाना गर्त है, जो कि 36,000 फीट से अधिक गहरा है। मतलब ये जो गहराई है आपकी माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है। अन्य उल्लेखनीय महासागरीय गर्तों में टोंगा गर्त, जापानी गर्त, मिंडानावा गर्त आदि सम्मिलित हैं। ये सभी प्रशांत महासागर में अवस्थित, याद रख लीजिएगा, टोंगा गर्त, जापानी गर्त, मिंडानावा या मरियाना गर्त, ये सब के सब जो है आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यह है अक्षांश और देशांतर के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, अक्षांश को पृथ्वी की सतह पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी बिंदु की कोणीय दूरी के रूप में मापा जाता है। दूसरा, किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों को पृथ्वी के केंद्र से मापा जाता है। तो आप देखें दोनों के दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा देखें तो ये आपका मान लीजिए ग्लोब है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है। तो अक्षांश को विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में, इस प्रकार से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी के रूप में माना जाता है। तो ये आपके अक्षांश हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त के आधार पर ही अन्य अक्षांशों को निर्धारित किया जाता है और विषुवत वृत्त जो होता है ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इधर आपका 90 डिग्री नॉर्थ में और इधर साउथ में भी 90 डिग्री साउथ आपका हो जाएगा, ठीक है। सभी अक्षांश जो है विषुवत वृत्त के समानांतर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समानांतर होते हैं, जो ध्रुवों के मध्य में होता है, मतलब दोनों ध्रुवों नॉर्थ और साउथ के मध्य में होता है। और यह ग्लोब को, जो ये विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए इन रेखाओं को अक्षांश समानांतर कहा जाता है। और ग्लोब पर ये वास्तविक वृत्त होते हैं जो ध्रुवों की ओर बढ़ते अक्षांशों के साथ अनुपातिक रूप से छोटे होते हैं। जैसे जैसे आपका अक्षांश की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इधर 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, परंतु इनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे वो घटती जाएगी और एक बिंदु का रूप ले लेगी जा करके, ठीक है। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है और उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ अक्षांश का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा कथन देखें, देशांतर जो होते हैं कोणीय दूरी होते हैं। आप देशांतर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ। तो जो इस तरह की रेखाएं होती हैं ये आपकी देशांतर रेखाएं। देशांतर कोणीय दूरी होते हैं जिन्हें विषुवत रेखा पर प्रधान यामोत्तर अर्थात ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम में डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है। ग्लोब पर देशांतरों को अर्धवृत्तों की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जाता है जो विषुवत रेखा से होते हुए ध्रुव से ध्रुव, मतलब ध्रुव से ध्रुव तक जाते हैं और ऐसी रेखाओं को यमयोत्तर या मेरिडियन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा देशांतर रेखाओं को मेरिडियन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 जो है ये पर्वतों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है भरसोल्त पर्वत। भरसोल्त पर्वत या इसे आप ब्लॉक पर्वत कह सकते हैं या ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन कहिए। तो भरसोल्त पर्वत के निर्माण हेतु पृथ्वी की परपटी में संपीड़न और तनाव दोनों सम्मिलित होते हैं, जबकि वलित पर्वत के निर्माण में मुख्य रूप से संपीड़न सम्मिलित होता है, कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेशन होता है।
दूसरा है कि एंडीज जो पर्वत है ये बरसोल्थ अर्थात ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन का उदाहरण, जबकि वाजेज एक वलित पर्वत का उदाहरण है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें आप देखें तो दूसरा कथन तो गलत है, क्योंकि एंटीज जो है ये वलित पर्वत है, ठीक है। तो दूसरा कथन गलत है, जबकि पहला वाला कथन जो है आपका वो पूरी तरीके से सही है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा, चूंकि यदि देखें तो पर्वत पृथ्वी की सतह के एक बृहद भाग का निर्माण करते हैं और इनकी निर्माण प्रक्रियाओं के आधार पर इन्हें मुख्यतः 4 प्रकार में विभाजित किया जाता है। वलित पर्वत अर्थात फोल्ड माउंटेन, दूसरा है ब्लॉक पर्वत या भ्रशोल्थ पर्वत या इसको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन कहते हैं, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत वाल्कोनिक माउंटेन, और चौथा है अवशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन। तो ये होते हैं, ठीक है। अब एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो भ्रशोल्थ पर्वत है या जो ब्लॉक पर्वत है इसी के बारे में बात कर लेते हैं, ब्लॉक माउंटेन या फॉल्ट माउंटेन के बारे में। तो ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो है बृहद पैमाने पर भ्रषण के कारण होता है। भ्रषण के कारण होता है। भ्रषण में क्या होता है, जब कोई बृहद क्षेत्र या पृथ्वी के ब्लॉक खंडित हो जाता है और ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं, मतलब इसका एक हिस्सा ऐसे टूट करके ये सरक जाए, ठीक है। ये ऐसे होना चाहिए था, तो ये सरक के ये ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, तो ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप से विस्थापित हो जाते हैं। ऊपर उठे हुए ब्लॉकों को आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका तल था, यहाँ पे प्रेशर पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसे। तो इसमें जो उठे हुए ब्लॉक होते हैं इसे हॉस्ट कहते हैं, ठीक है, हॉस्ट कहा जाता है। और जो मान लीजिए ये आपका है और इसमें नीचे की तरफ बल लगेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये ट्रंच हो जाता है। इसे ट्रंच या नीचे धंसे हुए ब्लॉकों को ग्रोवेन या द्रोणिक भ्रंश कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत को भ्रशोल्थ ब्लॉक भी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये तनाव और संपीड़न बलों के परिणामस्वरूप भ्रसन के कारण निर्मित होते हैं। इसके उदाहरणों में द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, द राइन वैली और यूरोप में वाजेज पर्वत जो है ये आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। तो इसमें जो वाजेज पर्वत है ये तो सही है, परंतु इंडीज जो है ये वलित पर्वत है। अब दूसरा वलित पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं, फोल्ड माउंटेन के बारे में। तो ये पर्वत अब तक के सर्वाधिक विस्तृत प्रकार के पर्वत हैं और ये बृहद पैमाने पर पृथ्वी के संचलन कारण तब निर्मित होते हैं जब पृथ्वी की परपटी पे, जो परपटी है उस पर तनाव होता है, उसमें तनाव इस प्रकार से तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का तनाव ऊपरी चट्टानों में बढ़ा हुआ भार, मेंटल में प्रवाह संचालन, भूपरपट में चुंबकीय अंतर्वेधन या पृथ्वी के कुछ भागों के विस्तार या संकुचन के कारण हो सकता है कि इसमें एक दबाव पड़ेगा, दोनों तरफ से तनाव हो रहा है ना, ये इस तरीके से। जब इस प्रकार के तनाव आरंभ होते हैं तो चट्टानों में दुर्बल रेखाओं में संपीड़ित बल का संकुचन होता है। दोनों तरफ से बल लगेंगे, तनाव होगा तो संकुचन होगा या वलन उत्पन्न होता है। मूल स्तर की सतह से तरंगों की एक श्रृंखला का निर्माण करते हुए वलन जो है प्रभावी रूप से पृथ्वी की परपटी को संकुचित कर देता है, ये इसको संकुचित कर देता है। तो ये ऐसे या ऐसे इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। इन विस्तृत तरंगों को जो है अपनति कहते हैं। जो ऊपर वाला निकला होता है इसे अपनति कहते हैं या एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो गर्त ये बन जाता है, गर्त या नत वलन को अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंह अभिनत कहते हैं, सिंक्लाइन कह सकते हैं, सिंक्लाइन कह सकते हैं। वलित पर्वत जो है ज्वालामुखी गतिविधि के साथ सन्निकटता से संबंध होते हैं और इनमें कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से इन्हें परिप्रशांत वलित पर्वत प्रणाली में देखा जा सकता है। इनमें टीन, तांबा जैसे समुद्र खनिज जैसे समृद्ध खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं। और इनके जो उदाहरण मेनली उसमें आपका जो हिमालय पर्वत है ये आपका वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। इसके अलावा एंडीज है, आल्पस है, ठीक है, आपका रॉकी पर्वत जो अमेरिका का है, ये सब के सब क्या हैं, ये वलित पर्वत है। अब ज्वालामुखी पर्वत की बात कर लेते हैं। तो ज्वालामुखी पर्वत पृथ्वी की साधारण दरार के रूप में आरंभ होता है, जिसे ज्वालामुखी निकास नलिका वेंट कहा जाता है। यहाँ से मैग्मा का सतह पर लावा के रूप में प्रवाहित होता है और यहाँ पर राख के बादल और चट्टानों के विस्फोट के साथ उद्गार होता है इनका, ठीक है। और यह पदार्थ वापस निकास नलिका जो होती है आपका ज्वालामुखी इस प्रकार से है, ये आपकी यहाँ से निकास नलिका यहाँ से निकली, तो निकास नलिका से निकलने के बाद क्या होता है,
आसपास पृथ्वी गिरती है और उसके चारों ओर एकत्रित हो जाती है। इससे दीर्घ समय में या कभी कभी अत्यंत तीव्रता से ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में माउंट फूजी, जापान का माउंट फूजी है। अपशिष्ट पर्वत या रेजिडुअल माउंटेन की बात करें तो ऐसे पर्वतों की अवशेष कठोर चट्टानों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ऐसे पर्वतों की जो अवशेष कठोर चट्टान होती हैं इनको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, जिनका निम्नीकरण जो है कई कारणों से, जैसे चट्टान पवनों के कारण, वर्षा, तुषार और प्रवाहित जल आदि के कारण इनका क्षरण होता है, इरोजन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे स्पेन में जो सियरा पर्वत है, शियरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में मेसा है, भारत में आपके जो विंध्याचल है या जो अमरावती का आरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी रेजिडुअल माउंटेन के अंतर्गत आती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भू आकृतिक विज्ञान के संदर्भ में प्लाया पद संदर्भित करता है, किसे संदर्भित करता है ये बताना है। तो यहाँ 4 चीज़ें दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है प्लाया जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले मैदानों के गर्त में बनी उथली झीलों को कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो मरुभूमियों में मैदान, जो मरुस्थल होता है यहाँ पे मैदान सर्वाधिक प्रमुख स्थल रूप होते हैं। पर्वतों और पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में जो बीच में उसकी जगह होती है उसमें अपवाह मुख्यतः बेसिनों के मध्य में होता है और बेसिन के किनारों से लगातार लाए हुए अवसाद के जमाव कारण बेसिन के मध्य भाग में लगभग एक समतल मैदान की रचना हो जाती है। कभी कभी गर्तों में जो गड्ढे होते हैं इसमें एकत्रित जल वाष्पीकरण या रिसाव के द्वारा पूरी तरह से लुप्त नहीं होता है और शेष बचा हुआ जल मैदान एवं गर्त को उथले जल निकाय के रूप में आच्छादित किया रहता है। इस प्रकार की उथली जल झीलों को ही जो झीलें बन जाती हैं इन्हें ही प्लाया कहा जाता है, जहाँ वाष्पीकरण के कारण जल लघु अवधि के लिए ही उपस्थित रह पाता है। और प्रायः प्लाया झीलों में लवणों का समृद्ध निक्षेप पाया जाता है, मतलब नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इस प्रकार ये मरुस्थलों में जल की क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियाँ होती हैं। लवणों से जो साल्ट होता है इससे आच्छादित प्लाया मैदानों को क्षारीय क्षेत्र या अल्काली फ्लैट्स कहा जाता है तथा चूना पत्थर चट्टानों के, यहाँ पे अगला जो इसमें एक आपका देख लेते हैं ये डी वाला चूना पत्थर चट्टानों वाला। तो जो चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे गोल एवं उथले गर्तों का निर्माण होता है जिन्हें बिलियन रंध्र या शालो होल्स कहा जाता है। ठीक है, शालो होल कहा जाता है जो कि क्रास्ट स्थलाकृति की एक सामान्य अपरदनात्मक विशेषता है, अपरदन के कारण या जो इरोजन की विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पे जो हिमनद वाला बी वाला ऑप्शन है ये है ये, इसकी बात करें तो पिघलते हुए हिमनदों द्वारा निक्षेपित मिश्रित रूप से भारी व महीन मलबे को हिमनद गोलाश्म ग्लेशियल टिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियल टिल कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से पश्चिमी विक्षोभों के संदर्भ में सही है। 3 कथन दिए गए। ये पूर्वी सागर के ऊपर उत्पन्न होने वाले हल्के चक्रवाती अवदाब हैं। अवदाब का मतलब होता है कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, चक्रवाती अवदाब। दूसरा है रात के सामान्य तापमान में अचानक गिरावट भारत में इनके आगमन का संकेत देती है। तीसरा है ये उत्तरी भारत में रबी की फसलों हेतु अत्यधिक लाभप्रद होते हैं, जो आपकी गेहूं की फसल होती है। तो इसमें बता देना कौन सा सही है। तो आप देखें इसमें पहला वाला कथन सही है, तीसरा वाला भी कथन सही है, परंतु दूसरा वाला कथन गलत है। क्यों? अचानक गिरावट नहीं बल्कि इसमें तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो पहला और तीसरा सही था, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ हैं ये चक्रवाती अवदाब अर्थात कमजोर समशीतोष्ण चक्रवात होते हैं जो पूर्वी विश्व सागर पर उत्पन्न होते हैं तथा सूर्य तथा पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। इन अवदाबों अर्थात कमजोर समशीतोष्ण चक्रवातों को पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा भारत की ओर उन्मुख किया जाता है। इनके मार्ग में उत्तर में पड़ने वाले कैस्पियन सागर और दक्षिण में पड़ने वाली फारस की खाड़ी से इनकी आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि इनके द्वारा अल्प मात्रा में ही वर्षा होती है, इसके बावजूद ये रबी मतलब जो गेहूं की फसल होती है, रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभप्रद होते हैं। ये गर्मियों के महीनों में हिमालयी नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखते हैं तथा रात के सामान्य तापमान में वृद्धि आमतौर पर इन चक्रवातों के आगमन का संकेत देती है, मतलब वृद्धि होती है। ठीक है, गेहूं की फसल आप देखें ठंडी सीजन में होती है, तो मतलब ठंडी में बरसात होती है इनकी वजह से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यह है कि पृथ्वी के गुरुत्व अर्थात जो जी का मान होता है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन है। पहला है यह पृथ्वी के भीतर पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण से प्रभावित होता है। दूसरा है
भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों के पास इनका मान मतलब पृथ्वी के गुरुत्व का मान अधिक होता है। तो देखें आप, दोनों के दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही आता, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करें तो पृथ्वी की सतह पर आप देखें विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्व बल जो जी की वैल्यू होती है वो एक समान नहीं होती है। विभिन्न स्थानों पर गुरुत्व बल का मान पृथ्वी के भीतर पदार्थों के द्रव्यमान के असमान वितरण सहित मतलब सभी जगह पे एक प्रकार का द्रव्यमान का वितरण नहीं होना, यह एक कारण होता है तथा इसके अलावा अन्य कई कारक भी इसके जी की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। गुरुत्व का मान जो है का मान भी पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। यह ध्रुवों के समीप यदि देखें सर्वाधिक होता है तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से विषुवत रेखा की दूरी जो है ध्रुवों की तुलना में अधिक का होना। मतलब आप पृथ्वी पर देखें जो विषुवत रेखा है यहाँ पे धरती उठी हुई है और ध्रुवों की तरफ जो है ये थोड़ी सी दबी हुई है। ठीक है, इसलिए आपका ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा पर कम होती है। ये मान जो होते हैं अपेक्षित मूल्यों से भिन्न होता है। इस प्रकार के अंतर को गुरुत्वीय विसंगति ग्रेविटी एनोमली कहा जाता है। और गुरुत्वीय विसंगतियां हमें पृथ्वी की परपटी में पदार्थ के द्रव्यमान तथा मास ऑफ द मटेरियल के वितरण के संदर्भ में जानकारी प्रदान करती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी के गोलाकार होने का के प्रमाण है? तो तीन चीजें हैं। पहला है बिना तीव्र ढाल के पृथ्वी का संभावित परिनौ संचालन। दूसरा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का अलग अलग समय पर होना। तीसरा है चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार। तो तीनों ही इसमें आपके इसके गोलाकार होने के प्रमाण है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें तो दूरबीनों के समस्त अवलोकन से यह पता चलता है, जब दूरबीनों से आप देखते हैं कि जो भी ग्रही पिंड है, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह आदि तारे, जो तारे इत्यादि, वो उनको चाहे जिस भी कोण से देखा जाए उनकी आकृति वृत्ताकार ही दिखती है और ये बिल्कुल गोलाकार है। तो इसी सादृश्यता पे चूंकि पृथ्वी भी इसी प्रकार का ग्रही पिंड है तो यह कोई अपवाद नहीं हो सकता, मतलब यह भी आपकी गोलाकार ही होगी। इसके अलावा वर्ष 1519 से 1522 तक फर्डिनेंड मैगलन एवं उनके चालक दल द्वारा विश्व की प्रथम समुद्री यात्रा ने इस शंका से परिहासित किया कि पृथ्वी एक गोलाकार है। स्थल या समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण करने वाले किसी भी यात्री को ऐसी किसी अप्रत्याशित सीमा से सामना आज तक नहीं हुआ जिससे आगे जाने पर गिर जाएगा। तथा समुद्र में जहाज के तल या डेक से आप देखें अथवा भूमि पर कहीं आप दूर की चीज़ को देखें, मतलब एक समतल मैदान है, आप खड़े हो जाइए, जैसे गांव में आप कहीं दूर से आप खेतों को देखें तो आप देखेंगे कहीं दूर जा करके वो इस प्रकार से कर्व टाइप का बना होता है कि लगता है कि जो आसमान है कहीं पे जाकर के धरती को छू रहा है। इस प्रकार की चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, और यह जो इस प्रकार की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं गोलीय, कोई चीज़ जब गोलीय होगा तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरी चीज, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त अलग अलग समय पर होता है। चूंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पूर्वी स्थलों पर पश्चिम की तुलना में सूर्य पहले दिखाई देता है। यदि पृथ्वी समतल होती तो संपूर्ण विश्व में एक ही समय पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता। इसके अलावा चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी पर चंद्रमा पर पड़ने वाली जो छाया होती है वो सदैव वृत्ताकार होती है। यह एक वृत्त के एक चाप की रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। केवल किसी गोलाकार पिंड से ही इस प्रकार की वृत्ताकार छाया पड़ सकती है। तो ये तीनों ही इसके कह सकते हैं प्रमाण हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्नलिखित भू आकृतियों पर विचार करना है। 4 भू आकृतियां हैं, स्टेलेग्माइट, घोलरंध्र, ज्वाला, लैपिस। उपयुक्त भू आकृतियों में से कौन सी भौम जल मतलब जो भूमिगत जल होती है उसकी गतिविधियों द्वारा निर्मित अपरदात्मक अपरदनात्मक भू आकृतियां हैं, मतलब इरोजन से बनने वाली भू आकृतियां हैं। तो इसमें आप देखें तो इसमें जो आपका पहला वाला छोड़ दीजिए, बाकी तीनों जो है 2, 3, 4 ये तीनों ही इरोजन के माध्यम से भू आकृतियां बनती हैं, अर्थात सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा देखें तो भौम जल के द्वारा मतलब भूमिगत जल के द्वारा पदार्थों के भौतिक या यांत्रिक परिवहन का प्रभाव जो है स्थल रूपों के निर्माण के संदर्भ में नगण्य होता है। मतलब इनके द्वारा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अपक्षयित नहीं हो पाती भूमि जल के द्वारा। इसी कारण भूमि जल के कार्य का परिणाम सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता। जो कम कोमल चट्टानें होंगी, सॉफ्ट चट्टानें, उन्हीं में आप परिणाम देख सकते हैं। इसलिए जो चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानें होती हैं जिनमें कैल्शियम कार्बन की प्रधानता होती है, इसमें धरातलीय एवं भूमि जल रासायनिक प्रक्रिया अर्थात घोलीकरण एवं अवक्षेपण के द्वारा अनेक स्थल रूपों का विकास करते हैं। चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के किसी भी क्षेत्र में भूमि जल की
घुलन प्रक्रिया और निक्षेपण प्रक्रिया से बनी ऐसे भू आकृतियों को क्या कहते हैं? क्रास्ट कास्ट कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन में कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित विशिष्ट स्थलाकृतियों पर आधारित है। अब हम लोग कास्ट स्थलाकृति में कृति भी में जो विशेषताएं पाई जाती हैं, जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की विशेषताएं, उनको बात करने के करके, तो यहाँ पे आप देखें बिलियन रंध्र या कह सकते हैं सालो होल्स पाए जाते हैं। इसे घोल रंध्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि चूना में जो वहाँ की चूने की मिट्टी होती है, वो उसमें पानी ऊपर से गिरता है और उसमें गड्ढे टाइप के छोटे छोटे बन जाते हैं। इसके अलावा डोलाइन डोलाइन DOLINE डोलाइन या ध्वस्त घोल रंध्रों को संदर्भित करता है। मतलब आपका ये ज़मीन है, कई जगह पे ये घोल रंध्र इस तरह बन गए और ये जब सारे घोल रंध्र मिल करके एक बड़ा गड्ढा बना देते हैं, तो इसे डोलाइन कहते हैं। इवाला क्या होता है? जब घोल रंध्र और डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं, मतलब कुछ घोल रंध्र है और ये जो डोलाइन बन गया, ये आपस में मिल जाते हैं, तो एक लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं। इन्हें जिन्हें घाटी रंध्र या इवाला कहते हैं। लेपिस क्या होते हैं? लेपिस, यहाँ पे जो लेपिस की बात की गई है, ये क्या होते हैं? तो ये जो कटक बन जाते हैं या जो खाइयाँ बन जाती हैं, इन कटकों या लेपिस का जो निर्माण होता है वो चट्टानों की संधियों में भिन्नतापूर्ण घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। कभी कभी लेपिस की ये विशेष क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ की कह सकते हैं चट्टान होती है, कुछ उसमें सॉफ्ट होती हैं, कुछ आपकी कठोर होती हैं। जो सॉफ्ट होगी वो जल्दी घुल जाएगी, तो इन्हीं से जो है एक स्तर जो बनता है वो लेपिस होता है। इसके अलावा निक्षेपित स्थल रूप भी बनता है। जो भूमिगत जल होता है, भौम जल होता है, यहाँ पे आपकी जहाँ पे चूने वाली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे एक निक्षेपित स्थल रूप भी पाया जाता है। एक तो आपका इरोजन के माध्यम से बनता है, एक डिपोजिशनल, मतलब जब डिपोजिट होता है चीज़ें, तो उसकी वजह से जो आपके लैंड फॉर्म्स बनते हैं वो भी बनते हैं। इसमें कौन कौन से बनते हैं? तो इसमें आपका एक आता है स्टेलेक्टाइस, ये आपका जो पहला वाला है, नहीं पहला वाला नहीं, ये तो स्टेलेग्माइड है। इसके अलावा स्टेलेक्टाइट्स होता है। इसकी स्पेलिंग होती है आपकी STALACTITES। ये क्या होते हैं? जो कंदरा होती हैं, जो गुफाएं होती हैं चूना मिट्टी वाली, इनकी छत, ये मान लीजिए ये इस प्रकार की आपकी गुफा है, तो यहाँ की छत से जो ये पानी यहाँ से रंध्रों से टपकता है, तो चूंकि इसमें क्या होता है, नमक होता है, तो धीरे धीरे ये यहाँ पे जमता जाता है। जमते जमते ये एक आकृति बना लेता है कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए छत है, तो यहाँ से ये पानी ऐसे निकलेगा और ये यहाँ पे चौड़ा होगा, धीरे धीरे पतला होता जाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? स्टेलेक्टाइट्स कहते हैं। दूसरा होता है आपका स्टेलेग्माइट। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इसका आधार है, तो यहाँ से पानी जब ये चू रहा है, जब नीचे आएगा तो नीचे भी तो ऐसे जमता जाएगा, तो ऐसे जमते जो नीचे से आकृति बनती है उसे स्टेलेग्माइट कहते हैं। और जब दोनों ये मिल जाते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्तंभ या पिलर कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, इसका निर्माण दो धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ। दूसरा, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तीसरा, यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। चौथा, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आप याद रखिएगा, कर्क रेखा को काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो आपका सही नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो आपका ए है। इसका निर्माण 2 धाराओं सरस्वती और साबरमती से हुआ है। इसके बारे में और बात कर लेते हैं। लूनी जो है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, जो आरावली के पश्चिम में प्रवाहित होती है। यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं अर्थात सरस्वती और साबरमती के रूप में उद्गमित होती है, जो गोविंदगढ़ में एक दूसरे के साथ मिल जाती है, और यहाँ से मिलने के बाद यह नदी जो है लूनी नदी के नाम से आरावली से बाहर निकलती है और लूनी के रूप में जानी जाती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तलवाड़ा तक ये देखें, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए, पहले ये पश्चिम में जा रही, फिर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए कच्छ का जो रण है इसमें जाकर समाहित हो जाती है। मतलब ये कच्छ के रण में ही खत्म हो जाती है, खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। 495 किलोमीटर के अपने कुल अपवाह के दौरान लूनी नदी जो है राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाती है, मध्य प्रदेश से होकर के आपकी माही नदी गुजरती है। ठीक है, और यह संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है, मतलब बहुत लंबा नहीं चलता है। इसके अलावा माही नदी जो है, ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार यह कर्क रेखा को मध्य प्रदेश में, जहाँ से यह राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है, तथा दूसरी बार गुजरात में प्रवेश करते समय काटती है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में कौन सी नदी बहती है? माही नदी, ना कि लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं।
तो यहाँ पे दो कथन दिए गए। पहला, चंद्र ग्रहण एक वर्ष में 2 बार घटित हो सकता है, जबकि सूर्य ग्रहण वर्ष में केवल 1 बार घटित होता है। दूसरा, सूर्य ग्रहण सदैव उत्तरी गोलार्ध की कृष्ण संक्रांति पर घटित होता है। तो देखना है कौन सा कथन सही है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि कथन में केवल पे जोड़ दिया गया हो या एकमात्र ऐसा कुछ कहा गया हो तो वो गलत होते हैं। तो यहाँ भी देखिए केवल है और यहाँ सदैव की बात की गई, तो मतलब दोनों ही कथन गलत होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। 100% तो श्योरिटी नहीं, पर 99% चांसेस होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों ही कथन गलत है। तो आपका जो डी ऑप्शन है, ना तो 1 ना तो 2 सही हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चंद्रमा के कक्षीय झुकाव में भिन्नता के कारण प्रत्येक वर्ष की केवल 2 अवधियां ही ऐसी ग्रहण ऋतुएं अर्थात इक्लिप्स सीजन होती हैं, जो इक्लिप्स सीजन होती हैं जिनमें ग्रहण घटित होता है। प्रत्येक ऋतु लगभग 35 दिनों के बाद समाप्त हो जाती है और पुनः 6 महीने के उपरांत प्रारंभ होती है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में सदैव 2 पूर्ण ग्रहणें मतलब आपकी इक्लिप्स ऋतुएं घटित होती हैं और प्रत्येक ग्रहण ऋतु में 2 या 3 ग्रहण होते हैं। ग्रहण ऋतु के दौरान चंद्रमा की कक्षा का झुकाव कम हो जाता है। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में जिसे युति या वियुति कहते हैं। युति या वियुति कैसे होता है, देखिए युति जिसे कंजक्शन कहते हैं, इसमें ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, इसी के एक तरफ जो है यहाँ पे आप मान लीजिए चंद्रमा है, मून है और यहाँ पे आपका सन है, ये एक ही तरफ है इसके। तो ये युद्ध की सिचुएशन है। और यदि ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और इसके एक तरफ सन है और एक तरफ मून है, तो इसे व्युति अर्थात अपोजिशन की कंडीशन कहते हैं। तो इतना ये समझ लीजिए। इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में या तो युद्ध में या तो व्युत में हो जाएंगे, आ जाते हैं, जो कि एक ग्रहण के घटित होने हेतु तो आवश्यक परिस्थिति है। अधिकांश कैलेंडर वर्षों में 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। कुछ वर्षों में 1 या 3 अथवा कोई भी ग्रहण घटित नहीं होता। सौर ग्रहण जो है वर्ष में 2 से 5 बार घटित होते हैं। जो सौर ग्रहण या सूर्य ग्रहण ये वर्ष में 2 से 5 बार होते हैं, जबकि जो चंद्र ग्रहण है ये 2 होते हैं। कुछ वर्षों में 1 या 3 अथवा किसी वर्ष में 1 भी नहीं होते। 5 जो सूर्य ग्रहण है ये दुर्लभ होते हैं। अंतिम बार 5 सूर्य ग्रहण जो है वर्ष 1935 में घटित हुआ था और जो अगली बार होगा वो आपका 2206 से पहले नहीं होगा। इसके अलावा यदि सूर्य के चारों पृथ्वी की कक्षा और पृथ्वी के चारों चंद्रमा की कक्षा पूर्णतः वृत्ताकार हों तथा दोनों कक्षाएं एक दूसरे के साथ समतलीय अर्थात कोप्लेनर हों, तो प्रत्येक चंद्रमास कितने का होता है, वो 29.53 डेज का होता है। तो प्रत्येक चंद्रमास में 2 ग्रहण घटित होंगे। प्रत्येक पूर्णिमा पर एक चंद्र ग्रहण और प्रत्येक अमावस्या पर एक सूर्य ग्रहण होगा। इसके अतिरिक्त सभी सूर्य ग्रहण जो है एक ही प्रकार के होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा दोनों ही कथन गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो पश्चिमी घाट के को स्थानीय रूप में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यहाँ पे स्थानीय नाम सह्याद्री, महाराष्ट्र क्षेत्र में सह्याद्री कहते हैं, नीलगिरी जो है तमिलनाडु में कहते हैं, अन्नामलाई कर्नाटक में। बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो पहला वाला सही है, महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं जो पश्चिमी घाट है, और इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में नीलगिरी कहते हैं, जबकि अन्नामलाई कर्नाटक में नहीं कहते बल्कि केरल में कहते हैं। तीसरा वाला आपका गलत हो गया, पहला वाला आपका सही, पहला दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों और केरल में अन्नामलाई पहाड़ियों, इलायची पहाड़ियों जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट जो है ये ऊंचे और अविरत है, मतलब इनमें आपके टूटे फूटे नहीं है, जुड़े हुए हैं। इनकी औसत ऊंचाई जो है 1500 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो इनकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, वो अन्नामुडी है जो कि 2695 मीटर की है, जो कि पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है, जो कि केरला में है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जिसका नाम क्या है, डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी का है तमिलनाडु और कर्नाटक में, तो डोडा बेटा है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम जो है वो पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट से ही निकलती हैं वो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। लक्षद्वीप समुद्री समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो आप चारों कथन देख लीजिए।
इसमें आप चारों कथन में देखेंगे तो इसमें जो आपका पहला वाला कथन है, संपूर्ण द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है, ये पूरी तरीके से सही है। तो अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय सम्मिलित है और संपूर्ण द्वीप समूह को मोटे तौर पर 11 डिग्री चैनल अर्थात 11 डिग्री अक्षांश जो है के द्वारा विभाजित किया जाता है। तो 11 डिग्री जो अक्षांश है, इसके उत्तर में आप देखेंगे तो अमीनी द्वीप है और दक्षिण में जो है वो कनानोर द्वीप है। तो इस प्रकार से जो आपका डी वाला ऑप्शन था कि 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से पृथक करता है, तो ये यहाँ पे 11 डिग्री चैनल नहीं बल्कि 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री चैनल ये जो है आपका लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है और इसे स्थानीय रूप से आदिगिरी कांडू के नाम से जानते हैं। ये जो 8 डिग्री चैनल है इसे आदिगिरी कांडू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप अन्य चीज़ों को देखें तो ये जो लक्षद्वीप है ये जो द्वीप है ये केरल तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और संपूर्ण द्वीप समूह जो है प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिन पर आबद्ध गुटिकाएं, पेबल्स, रोड़े, सिंगल्स जो इंग्लिश में कहते हैं, गोल सिमिकाएं, कोबल्स तथा पूर्वी समुद्री तट पर गोलास अर्थात बर्ल्डर्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो नारकोंडम लक्षद्वीप में दिखाया गया, ये नारकोंडम जो है लक्षद्वीप में नहीं है बल्कि अंडमान सागर में स्थित एक लघु ज्वालामुखी द्वीप है और इसे सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा ये सैंडल पीक जो है ये लक्षद्वीप की सर्वाधिक ऊंची चोटी नहीं है बल्कि ये आपका भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित सबसे ऊंचा कह सकते हैं पहाड़ी है या चोटी है। तो इतनी चीज़ें थी यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 है देशांतर और मानक समय क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है संपूर्ण विश्व को 15 समय क्षेत्रों में 15 समय जोन में टाइम जोन में विभाजित किया गया है। दूसरा, सभी देशों द्वारा अपनी केंद्रीय यामोत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। तो आप देखें इसमें दोनों के दोनों ही कथन जो है पूरी तरीके से गलत है। अब कैसे गलत है इसको देख लेते हैं कि कथन को। तो देखिए सभी देशों के द्वारा मानक समय प्रणाली अपनाई जाती है। अधिकांश देशों द्वारा अपने केंद्रीय या मानक यमयोत्तर के आधार पर एक मानक समय अपनाया गया है। भारत सरकार द्वारा मानक समय के लिए 82.5 पूर्व यमयोत्तर को स्वीकार किया गया है जो कि ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। संपूर्ण विश्व को 24 मानक समय में न कि 15, इसलिए गलत है। तो संपूर्ण विश्व को 24 मानक समय क्षेत्रों में या स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक में पिछले समय क्षेत्र से 15 अक्षांश या कहें 1 घंटे का डिफरेंस होता है। 1 घंटे का डिफरेंस होता है या 15 डिग्री का 15 अक्षांशों का या 1 घंटे का अंतर होता है। अब दूसरे कथन को देखें ये क्यों नहीं सही है। तो देखिए विश्व के अधिकांश देशों ने अपने देशों की केंद्रीय यामोत्तर के आधार पर अपना एक मानक समय अपनाया है। हालांकि कुछ देश और क्षेत्र ऐसे भी हैं जो असामान्य समय क्षेत्रों का अनुपालन करते हैं। उनमें कई क्षेत्रों में केवल आधे घंटे का अंतर विद्यमान है जो कि 1 घंटे के जो सामान्य अंतर है उससे भिन्न है। ऐसा ही आप भारत में पाते हैं। इसके अलावा कुछ जो गैर मानक समय क्षेत्रों का अनुपालन करने वाले क्षेत्र हैं इसमें भारत है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, न्यूफाउंडलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र हैं, वेनेजुएला, नेपाल, चैथम द्वीप है, मारिकास द्वीप, ये शामिल है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका भी है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विधि द्वारा समय को 9 टाइम जोनों में विभाजित किया गया है जो कि अमेरिकी राज्यों, राज्य क्षेत्रों और अन्य अमेरिकी स्वामित्व वाले क्षेत्रों को कवर करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकांश क्षेत्र बसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु के महीनों के लिए डेलाइट सेविंग टाइम DST का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जलवायु पर हिमालय पर्वत के प्रभाव हैं। तो 3 प्रभाव बताए गए। यह ठंडी उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने हेतु बाध्य करता है। तीसरा, यह विभिन्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण करता है जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती हैं। तो बताना इसमें कौन सही है। तो आप देखें पहला दूसरा आपको समझ में आ गया सही होगा, परंतु तीसरा वाला कथन इसका गलत है। तो मतलब पहला और दूसरा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और बात करें तो एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला तिब्बती पठार से भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को पृथक करती है और यह भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच एक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करती है तथा यह भारतीय जलवायु को महत्वपूर्ण से प्रभावित करती है। जैसा कि जो पहला वाला कथन है
वह इसीलिए सही है कि यह ठंडी उत्तरी पवनों से उपमहाद्वीप को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा यह मानसूनी पवनों को अवरोधित करके उन्हें उपमहाद्वीप में वर्षा करने के बाध्य करती है। परंतु जो तीसरा कथन है, वायुदाब क्षेत्रों में परिवर्तन हेतु स्थल और समुद्र का विभेदित ताप और ITCZ का स्थानांतरण उत्तरदायी होता है, जो मानसूनी पवनों के उत्क्रमण को प्रेरित करता है, ना कि हिमालय पर्वत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। भारतीय भूगोल के संदर्भ में करेवा करेवा क्या है? तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, तो बताना है करेवा क्या है। तो चारों कथन पढ़ लीजिए। इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है कि करेवा क्या है, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जो जमाव होता है उसे ही करेवा कहा जाता है। ठीक है, अधिक सटीक रूप से इसे करेवा सरोवरी निक्षेप कहा जाता है। ठीक, भूगोलवेत्ताओं के अनुसार करेवा का निर्माण पीलियो प्लिस्टोसीन युग में हिमनदों, नदियों, झीलों और पवनों द्वारा लाए गए लोयस से हुआ है। कश्मीर हिमालय जो करेवा संरचना है, करेवा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केसर की स्थानीय किस्म जो जाफरान होता है, जाफरान केसर की किस्म, इसकी खेती के लिए उपयोगी है। और ये उत्तर पश्चिम भारत में पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय श्रेणी के मध्य में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यहाँ पे एक परिच्छेद दिया गया है, बताना है किसके बारे में है। तो पहले पढ़ लेते हैं। यह अलापुझा, एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के तटीय क्षेत्रों में उगने वाली चावल की विशिष्ट किस्म है। यह किस्म लवणीय जल सहिष्णु मतलब सॉल्ट सहिष्णु है। ऊंची बड़ी बड़ी होती है, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पनपने वाली और पूर्ण रूप से मत्स्य संवर्धन फर्मों से बचे लगभग 6 माह के अवशेषों पर उगती हैं। फसल चक्र को एक मछली और एक चावल के रूप में वर्णित किया जाता है, जिसमें 15 अप्रैल तक मछली पालन किया जाता है, जिसके बाद मौसम की पहली वर्षा से पूर्व खेतों को सुखा दिया जाता है ताकि उससे नमक को हटाया जा सके, और फसल चक्र अक्टूबर तक चलता है, जब उन्हें मत्स्य पालन के लिए पुनः प्रयोग किया जाता है। तो बताना है कि उपयुक्त परिच्छेद में चावल की निम्नलिखित किस्मों में से किसका वर्णन किया गया है। पुक्काली का, दामोदर, पोर्टेरेशिया या IR8 के। तो ये ऐसी खेती जिसमें एक समय उसमें मत्स्य पालन किया जाता है, फिर उसी में चावल भी उगाया जाता है। तो ये जो है आपका पूरी जो चर्चा है वो पुक्काली के बारे में है, पुक्काली के बारे में। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। ये आपका जो मैं कह सकते हैं जो केरल वाला इलाका है, यहाँ पे इसको उगाया जाता है। तो हाल ही में मानसून के लगभग आगमन के बावजूद पुक्काली चावल के वार्षिक बुआई सत्र की तैयारियां कोविड-19 लॉकडाउन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं। तो यहाँ पे जो पूरा परिच्छेद है इसी के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जो दूसरा है इसमें पोर्ट रेशिया, ये जो चावल की फसल है, चावल की किस्म है, तो ये जंगली चावल की किस्म है जो बांग्लादेश और भारत में लवणीय ज्वारनदमुख शैलाइन एस्चुरी जो क्षेत्र है इसमें उगती हैं, और यह खाद्यान्न के रूप में विशेष रूप से प्रचलित है। यह एक लवण सहिष्णु किस्म है और इसे लवण सहिष्णु जीन के जब इस जो ये लवण सहिष्णु जीन है इसके दूसरी प्रजातियों में स्थानांतरण के प्रमुख स्रोत के रूप में से प्रयोग किया जा सकता है। दामोदर जो दूसरी है ये भी क्या है, चावल की फसल है, चावल की किस्म है, यह भी लवण सहिष्णु है। जैसे कि आपका पोर्ट्रेशिया लवण सहिष्णु है, वैसे यह भी लवण किस्म सहिष्णु मतलब लवण सहिष्णु किस्म है। इसके अलावा IR8 की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के एक भाग के रूप में प्रचलित सर्वाधिक प्रसिद्ध चावल की किस्म जो रही है वो IR8 थी। इसे जापान की नॉरिन किस्म और ताइवान की पोलनाई किस्म के विकास संबंधी अनुभव के आधार पर विकसित किया गया था। IR8 जो है एक लघु मतलब इसके पेड़ छोटे होते हैं, लघु मजबूत तने वाली और उर्वरकों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील किस्म होती है, मतलब इसे फर्टिलाइजर की जरूरत ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखें। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए। पहला है, हिमालय के उत्थान से पूर्व विकसित और पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती अपने मार्ग का निर्माण करने वाली नदियों को अध्यारोपित नदियों के रूप में जाना जाता है। दूसरा, ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती नदियाँ कहा जाता है। इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला वाला कथन गलत है। ठीक है, पहला वाला कथन जो है वो गलत है, जबकि क्योंकि पहला वाला कथन जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह प्रणालियों के बारे में है, ना कि अध्यारोपित नदियों के बारे में। दूसरा वाला जो है वो सही है, दूसरा वाला सही है। इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। तो जो पहला कथन दिया गया है ये किसके बारे में, पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली के बारे में। तो इन नदियों का विकास जो होता है हिमालय के उत्थान से पूर्व हुआ है तथा ये पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण करते हुए दक्षिणवर्ती प्रवाहित होती हैं। सिंधु, सतलज, गंगा, सरजू या काली नदी, अरुण जो कि कोसी की एक सहायक नदी है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र कुछ महत्वपूर्ण पूर्ववर्ती नदियां हैं जिनका उद्गम बृहद हिमालय के परे उत्तर में हुआ है। तो यहाँ पे अध्यारोपित नदियां नहीं है।
अब प्रश्न उठता है अध्यारोपित नदियां किसे कहेंगे, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदियां या अपवाह, ये इसके नाम होते हैं। 3 नाम है, अध्यारोपित या पूर्वारोपित नदियां या अपवाह। तो इन नदी घाटियों का विकास पहले ऊपरी आवरण सैल पर होता है, मतलब जो सैल यहाँ पे मतलब चट्टान होती है, पहले जो ऊपर वाली चट्टान मान लीजिए सॉफ्ट है, पहले ये इसको काटेंगे, ठीक है। तो ऊपरी आवरण सैल पर होता है, फिर नदी जो है निम्नवर्ती, फिर इसको जो काटते काटते अपरदन करते नीचे जाएगी, नीचे वाली शैवाल पे जो चट्टाने हैं। तो नदी निम्नवर्ती अर्थात गहरे अपरदन द्वारा ऊपरी आवरण सैल को काटकर निचली सैल पर पहुंच जाती है और अपनी नवीन अनावृत सैल से स्वतंत्र घाटी का विकास करती है। इस प्रकार ऊपरी आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली सैल संरचना पर होने से अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। रीवा पठार पर बहने वाली दामोदर, सुवर्णरेखा, चंबल, बनास और बनास नदियां अध्यारोपित अपवाह के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अब यहाँ पे जो अनुवर्ती नदियाँ हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली नदियों को अनुवर्ती या अनुगामी नदियाँ कहते हैं, जो ढाल के हिसाब से बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत में देखें तो अधिकांश नदियाँ अनुवर्ती नदियों के उदाहरण, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो बहुत कठोर होती हैं, इसलिए यहाँ उनका अपक्षय नहीं हो पाता है। तो जहाँ ढाल होती है उसी तरफ बहती हैं। उदाहरण के लिए गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ पश्चिमी घाटों से प्रवाहित होकर बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की कुछ प्रमुख अनुवर्ती नदियाँ हैं। अब परवर्ती नदियों की बात कर लेते हैं। परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? यह दुर्बल या अल्प अपरदनात्मक प्रतिरोध, इरोजन प्रतिरोध प्रदान करने वाले संस्तरों पर विकसित होने वाली सहायक नदियाँ होती हैं, जो क्षेत्रीय संरचना के साथ समायोजित होती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर मतलब उत्तरी मैदान की ओर ढाल होने के कारण बिंद और सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ उत्तर की ओर मतलब जिधर ढाल है उधरी की ओर गंगा प्रणाली में जाकर मिल जाती हैं। चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस और सोन नदियाँ जो है यमुना और गंगा से समकोण पर जाकर मिलती हैं और ये परवर्ती नदियों के या सब्सिक्वेंट रिवर के उदाहरण हैं। जिस प्रकार से आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे देख लिए। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।